हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट वीडियो क्लास में मैंने आपसे राठौड़ राजवंश के बारे में बात की थी। आज एक नए राजवंश के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है जैसलमेर का भाटी राजवंश। देखो, सबसे पहली लाइन, भाटी राजवंश के जो शासक हैं वो अपने आप को चंद्रवंशीय मानते हैं। चंद्रवंशीय मतलब श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। सूर्यवंशी जो शासक मानते हैं वो अपने आप को सूर्यवंशी कौन है? श्री राम है। तो श्री राम जो है सूर्यवंशी हैं और श्री कृष्ण जो है क्या है? चंद्रवंशी हैं। बेसिकली हम जानते हैं भगवान विष्णु हुए और विष्णु के 10 अवतारों में से ही ये हैं, और विष्णु के 10 अवतारों को ही वैष्णव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैष्णव। ठीक है, तो वो एक अलग हम जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे वहां उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे जैसलमेर का भाटी राजवंश। पहली लाइन अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं भाटी राजवंश के शासक, भाटी राजवंश के शासक स्वयं को चंद्रवंशीय, स्वयं को क्या? चंद्रवंशीय ऑब्लिक हम कह सकते हैं श्री कृष्ण के वंशज मानते थे। श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं या मानते थे। ठीक है, देखो, प्रारंभिक तौर पर भाटी राजवंश के जो शासक थे इनका मूल स्थान, आपसे पूछा जाए कि भाई भाटी राजवंश के शासकों का मूल स्थान कौन सा था, तो भाटी राजवंश के शासकों का जो मूल स्थान था वो था वर्तमान पंजाब। वर्तमान पंजाब में बेसिकली ये निवास करते थे। ठीक है, और पंजाब में ये शासन कर रहे थे। इस वंश में एक शासक हुए, भाटी शासक भट्टी। सही मायने में भट्टी नाम के एक शासक हुए हैं। भाटी शासक भट्टी के नाम पर इस राजवंश का नाम भाटी पड़ा। बेसिकली आपसे पूछा जाएगा भाई भाटी नाम क्यों पड़ा? बेसिकली तो हम कह सकते हैं कि इस वंश में एक शासक हुए भट्टी, शासक भट्टी के नाम पर इस राजवंश का नाम क्या पड़ा? भाटी पड़ा। बेसिकली मैंने कहा कि मूलतः कहां के शासक थे? पंजाब के, वर्तमान पंजाब वाले भूभाग के शासक थे। आगे चलकर इस राजवंश के शासक भूपत भाटी, एक शासक हुए कौन? भूपत भाटी ने 285 ईस्वी में वर्तमान हनुमानगढ़ वाले भूभाग, वर्तमान हनुमानगढ़ वाले, अभी हनुमानगढ़ नाम नहीं था। देखो हनुमानगढ़ नाम कहां पड़ा, कैसे पड़ा, लास्ट वीडियो क्लास में देखा है, बताया आपको। ठीक है, वर्तमान हनुमानगढ़ वाले भूभाग के शासकों को पराजित कर इस क्षेत्र में भाटी राजवंश की स्थापना की। सही मायने में राजपुताना में एंट्री यहां से मानी जाती है। मैंने कहा कि मूल स्थान पंजाब था इनका प्रारंभिक तौर पर। ठीक है, और पंजाब में जब शासन कर रहे थे तो वहां एक भट्टी नाम के शासक हुए थे, उन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम भाटी पड़ा। ठीक है, आगे चलकर एक शासक हुए भूपत भाटी, जिन्होंने 285 ईस्वी में क्या किया? वर्तमान हनुमानगढ़ वाला जो भूभाग है इस भूभाग के शासकों को पराजित किया और इस क्षेत्र में भाटी राजवंश की क्या की? स्थापना की। भूपत भाटी ने आगे चलकर क्या किया? देखो, भूपत भाटी ने 285 ईस्वी में भटनेर की स्थापना कर
इसे अपनी राजधानी बनाया, इसे अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। साथ में भटनेर दुर्ग का निर्माण, कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया। तो देखो दो बातें आ गई। आपसे पूछा जाए कि भाटी राजवंश की, राजपुताना में भाटी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी भटनेर थी, जिसकी स्थापना भूपत भाटी ने 285 ईस्वी में की। राजपुताना का सबसे प्राचीनतम दुर्ग भी कौन सा माना जाता है? भटनेर दुर्ग ही माना जाता है, जिसकी स्थापना कब या जिसका निर्माण कब कराया? 285 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा ही करवाया गया। ठीक है, तो ये हुआ देखो भाटी राजवंश का प्रारंभिक इतिहास। क्लियर हुआ? आगे देखो मैं बात करता हूं आपसे। उसके बाद फिर एक शासक हुए इस राजवंश में, उसका नाम था गंगल राव भाटी। क्या नाम था? अगले शासक के बारे में बात कर रहा हूं। अगले शासक हुए हैं गंगल राव भाटी। नेक्स्ट, गंगल राव भाटी। देखो भाटी शासक गंगल राव भाटी जो हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भटनेर के स्थान पर, इन्होंने भटनेर के स्थान पर तनोट को अपनी राजधानी बनाया। तनोट को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, पहली बात। नेक्स्ट बात करता हूं। देखो गंगल राव भाटी के वंशज, गंगल राव भाटी के वंशज केहर सिंह भाटी, केहर सिंह भाटी ने तनोट माता के मंदिर का निर्माण कराया। तनोट माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, जिसे बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी भी बोला जाता है। बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी। ठीक है, देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो अगले शासक हुए हैं देवराज भाटी। कौन हुए हैं? नेक्स्ट, देवराज भाटी। देवराज भाटी। देखो देवराज भाटी ने क्या किया? देवराज भाटी के समय में देखो पहले प्रारंभिक राजधानी भटनेर थी, भटनेर के स्थान पर कौन सी राजधानी बन गई? तनोट बन गई। देवराज भाटी ने क्या किया? तनोट के स्थान पर लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट लाइन में हम बात करते हैं, इन्होंने तनोट के स्थान पर लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया। लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया। तो अब राजधानी क्या बन गई है? लोद्रवा बन गई है। लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल को जैसलमेर की मोनालिसा कहा जाता है। जैसलमेर की मोनालिसा कहा जाता है। देखो मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी पश्चिम राजस्थान में बहुत फेमस है और बेसिकली मूमल नामक लोकगीत भी गाया जाता है। मूमल जो लोकगीत है, इसमें मूमल जो राजकुमारी थी, इसका नक्शिक वर्णन है, सिर से लेकर पैर तक कंप्लीट वर्णन, इसकी सुंदरता का वर्णन है।
मूमल महेंद्र की कहानी बहुत शानदार कहानी, पश्चिम राजस्थान में एक प्रेम कहानी बड़ी फेमस है। ये कहानी आपको हम सुनाएंगे कल्चर वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं कर रहे हैं। मूमल जब लोकगीत सुनाएंगे उस समय मैं पढ़ाएंगे उस समय मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो देखो भाटी शासक देवराज भाटी के समय में तनोट के स्थान पर लोद्रवा को अपनी राजधानी भाटी शासकों द्वारा बनाया गया और लोद्रवा की राजकुमारी मूमल जो है वो बड़ी फेमस रही है। बेसिकली पश्चिम राजस्थान में मूमल को जैसलमेर की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की मोनालिसा किसको कहा जाता है? बणी ठणी। बणी ठणी जो है उसके भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और विश्व की मोनालिसा लियोनार्दो विंची द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई मोनालिसा के नाम से, ठीक है। फ्रांस के एक चित्रकार थे लियोनार्दो विंची, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग का नाम था मोनालिसा, ठीक है। इंडिया में हमने देखते हैं हम मोरध्वज निहालचंद के द्वारा एक अति सुंदर महिला का चित्र बनाया गया जो बड़ी ठणी के नाम से फेमस हुआ, उसको भारत की मोनालिसा बोलते हैं और ये थी जैसलमेर की मोनालिसा। क्लियर? उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं अगले शासक भाटी राजवंश में हुए राव जैसल भाटी। देखो राव जैसल भाटी की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहली बात इन्होंने 1155 ईस्वी में जैसलमेर नगर की स्थापना कर इसे तनोट के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। पहली बात, ठीक है। इन्होंने जैसलमेर दुर्ग, इसी को बोलते हैं हम सोनारगढ़ दुर्ग की नींव रखी, जिसे इसके पुत्र का नाम था शालीवाहन सेकंड द्वारा पूर्ण करवाया गया। क्लियर? तो राव जैसल भाटी के बारे में 2 लाइन कह सकते हैं। इन्होंने 1155 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग या जैसलमेर नगर की स्थापना की और लोद्रवा के स्थान पर जैसलमेर को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने जैसलमेर नगर के साथ साथ जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी, लेकिन उनका निर्माण कार्य जो है वो इसके पुत्र शालीवाहन सेकंड द्वारा करवाया गया। बेसिकली देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, घोड़ा लीजिए काठ का पिंड कीजिए पाषाण। घोड़ा लीजिए काठ का पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर लीजिए लोहे का फिर देखो जैसान। घोड़ा काठ का मतलब लकड़ी का लीजिए, पिंड कीजिए पाषाण, पैर किसके लो? पत्थर के लो, ठीक है। बख्तर कीजिए लोहे का, शरीर किसका लो? लोहे का। और फिर देखना, फिर हिम्मत करिए किसको देखने की? जैसलमेर दुर्ग को, ठीक है। तो ऐसा इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये शासक हुए राव जैसल भाटी, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं अगले जो शासक हैं वो है रावल मूलराज प्रथम। कौन है? नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगले शासक हैं रावल मूलराज प्रथम। रावल मूलराज फर्स्ट, ठीक है। देखो इनके समय में 1316 ईस्वी में, इनके समय 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जैसलमेर दुर्ग का पहला शाका हुआ। तो जैसलमेर दुर्ग का पहला शाका कब हुआ? 1316 ईस्वी में हुआ। आक्रांता कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। शासक कौन थे? रावल मूलराज फर्स्ट थे। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं अगले शासक रावल दूदा। रावल दूदा, फिर मैं एक लाइन लिखता हूं, इनके समय इनके समय 1359 ईस्वी में दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय जैसलमेर दुर्ग का दूसरा शाका, जैसलमेर दुर्ग का दूसरा शाका हुआ। तो पहला शाका 1316 अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा शाका 1359 फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगले शासक हम देखते हैं राव लूणकरण। एक राव लूणकरण उधर भी हुए हैं भाई, बीकानेर में, कलयुग के कर्ण पढ़ा है, राव लूणकरण। देखो अगले शासक हुए राव लूणकरण। पहली बात इनके बारे में पहली लाइन देखते हैं, इनकी पुत्री उमा देवी को राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली देखो, उमा देवी का विवाह मारवाड़ के शासक, जोधपुर के शासक राव मालदेव से हुआ था, और राव मालदेव की कामुक प्रवृत्ति के कारण, ठीक है, रूठी रानी आजीवन क्या रही उनसे, उमा देवी आजीवन उनसे रूठी रही, इसलिए उनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में पहले हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, इनके समय में 1550 ईस्वी में 1550 ईस्वी में कंधार के शासक अमीर अली के आक्रमण के समय जैसलमेर दुर्ग का अर्धशाका हुआ। अर्धशाका क्या होता है? देखो शाका क्या है, सबसे पहली बात तो यही मैंने हालांकि इतिहास में पहले आपको बता दिया है। एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। इन दोनों को मिलाकर इतिहास में बोलते हैं क्या? शाका। बेसिकली जब किसी युद्ध में सुनिश्चित हो जाता है कि भाई इस युद्ध को हम नहीं जीत सकते, तो उस परिस्थिति में, और हम अधीनता भी स्वीकार करना नहीं चाहते,
तो उस परिस्थिति में शासक और उसके सहयोगी जो हैं केसरिया वस्त्र या केसरिया पगड़ी धारण करके युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। जितने भी दुश्मन मारे जाए मार लेते हैं, फाइनली वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो हुई किसकी बात? केसरिया। अब संबंधित राजघराने की महिलाएं, चूंकि पतिदेव ही नहीं बचे तो फिर उनका जीना क्या? ठीक है, संबंधित राजघराने की महिलाएं अपने चरित्र की रक्षा के लिए क्या करती थी? या तो जल में कूदकर या अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती थी, वो कहलाता था जौहर। और केसरिया और जौहर मिलकर बनता था साका। राजस्थान का पहला साका रणथंभौर में हुआ 1301 ईस्वी में। ठीक है, देखो यहां मैं बात कर रहा हूं अर्ध साका। अर्ध साका का मतलब केसरिया तो हो गया, क्या नहीं हुआ? जौहर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आक्रांता जो है, ऐसा माना जाता है कि आक्रांता जो कंधार के शासक अमीर अली हैं वो भी युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, अब रानी महारानियों को किसी शासक का या किसी आक्रांता का कोई भय नहीं था, इसलिए केसरिया तो हुआ, जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसको बोल देते हैं अर्ध शाका। तो 2.5 साके, एक साका 1316 वाला 1359 और तीसरा शाखा मतलब अर्ध हुआ 1550 कंधार के शासक अमीर अली के समय में। इसलिए जैसलमेर दुर्ग फेमस है किसके लिए? अर्ध साके के लिए। राजस्थान में अर्ध 2.5 साके के लिए कौन सा दुर्ग फेमस है? जैसलमेर दुर्ग फेमस है। क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करते हैं। उसके बाद यहां हम देखते हैं, देखो 1570 ईस्वी में यहां मैं एक शासक की बात करता हूं, हरिराय भाटी। अगले शासक कौन हुए हैं? हरिराय भाटी। नेक्स्ट, हरिराय भाटी। देखो क्या हुआ इनके समय में। मैंने बताया था कि 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन हुआ था राजा भारमल के सहयोग से। और अकबर के इस नागौर दरबार में मैं 3 शासकों की बात करता हूं। पहला शासक बीकानेर का शासक राव कल्याणमल, दूसरा शासक जैसलमेर के शासक हरिराय भाटी और तीसरा शासक मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन। तीनों उपस्थित हुए। ठीक है, इनमें से 2 शासक, बीकानेर का शासक राव कल्याणमल और जैसलमेर के शासक कौन? हरिराय भाटी। इन दोनों ने स्वेच्छा से उपस्थित होकर के मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, जबकि राव चंद्रसेन उपस्थित तो हुए लेकिन बिना अनुमति लिए वापस चले गए। उसके एवज में 1572 ईस्वी में राव राय सिंह को मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया। ये बार बार मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो यहां इसके बारे में एक लाइन कह सकते हैं, इन्होंने 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार, अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर स्वेच्छा से मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, और इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है। अब मैं 3 शासकों के बारे में और बात कर लेता हूँ। 1817-18 ईस्वी मतलब सहायक संधि के समय शासक। पहली बात, 1857 की क्रांति के समय शासक, और एकीकरण के समय शासक। तो देखो यहां 1817-18 जब सहायक संधियां हुई उस समय शासक थे रावल मूलराज सेकंड। देखो ये फर्स्ट थे, मूलराज फर्स्ट, और ये हुए मूलराज सेकंड। 1857 की क्रांति के समय अगर हम बात करते हैं तो इस समय शासक थे रावल रणजीत सिंह। ठीक है, और एकीकरण के समय देखते हैं महारावल जवाहर सिंह।
ये आज़ादी, बहुत अच्छे शासक नहीं रहे महारावल जवाहर सिंह। इनके समय में सागरमल गोपा, क्रांतिकारी सागरमल गोपा जो है, इसको कैद में जिंदा इन्होंने जलवा दिया था, क्योंकि ये इसके विरुद्ध आवाज उठाता था। डिटेल से हम जब चर्चा करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान में प्रमुख व्यक्तित्व जिसमें क्रांतिकारी सागरमल गोपा की आपसे बात की जाएगी, तो उसमें डिटेल से हम इसके बारे में पुनः चर्चा करेंगे। तो देखो, इस प्रकार से जैसलमेर का भाटी राजवंश जो है कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं था, ठीक है। शुरुआत की हमने किससे? गंगल राव भाटी, भूपत भाटी से, ठीक है। गंगल राव भाटी, फिर केहर सिंह भाटी, फिर देवराज भाटी, राव जेसल भाटी, उसके बाद रावल मूलराज फर्स्ट, रावल दूधा, रावल कर्ण, हरिराय भाटी, और ये 2-3 शासक, ठीक है। तो बहुत बड़ा कोई लंबा चौड़ा यहाँ से क्वेश्चन वगैरह बहुत ज्यादा पेपर में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए इस प्रकार से जैसलमेर का भाटी राजवंश हमारा क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। जैसलमेर के भाटी राजवंश के बाद एक छोटा सा और राजवंश हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है, वो है भरतपुर का जाट राजवंश। अगला जो महत्वपूर्ण जो राजवंश हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं भरतपुर का जाट राजवंश। देखते हैं भरतपुर का जाट राजवंश जो है उसका इतिहास क्या है। तो नेक्स्ट में बात करता हूं आपसे भरतपुर का जाट राजवंश। भरतपुर का जाट राजवंश। देखिए, सबसे पहली बात तो वर्तमान मेरठ, गुड़गांव और मथुरा रियासत काल में जटवाड़ा प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से? वर्तमान मेरठ, गुड़गांव और मथुरा रियासत काल में जटवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पहली बात देखो, जाटों ने लगातार मुगलों से संघर्ष किया है। मुगलों के प्रति सबसे पहला जाटों का संगठित विद्रोह, मैं बात करता हूं जाटों का पहला मुगलों के प्रति संगठित विद्रोह 1669 ईस्वी में औरंगजेब के समय गोकुला के नेतृत्व में हुआ। गोकुला के नेतृत्व में हुआ। आपसे पूछा जाए कि भाई जाटों का पहला संगठित विद्रोह कब हुआ? 1669 ईस्वी में हुआ। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। किसके नेतृत्व में? गोकुला के नेतृत्व में। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाकर गोकुला को फांसी की सजा दी। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाकर गोकुला को फांसी की सजा दी। ठीक है भाई। उसके बाद फिर अगला जो संगठित विद्रोह हुआ, दूसरा संगठित विद्रोह, ये पहला संगठित विद्रोह था। पहला संगठित विद्रोह, अब मैं बात कर रहा हूं मुगलों के प्रति दूसरा संगठित विद्रोह। 1685 ईस्वी में
जाट नेता राजाराम के नेतृत्व में हुआ। जाट नेता राजाराम के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, देखो इस विद्रोह में सिकंदरा पड़ता है आगरा में स्थित अकबर के मकबरे को तोड़ डाला। अकबर के मकबरे को तोड़ दिया गया। ठीक है, इस समय भी शासक 1685 में भी शासक कौन थे? औरंगजेब थे। नेक्स्ट लिखते हैं, औरंगजेब ने आमेर के राजा बदन सिंह के सहयोग से आमेर के राजा बिशन सिंह के सहयोग से इस विद्रोह को दबाकर राजाराम को फांसी की सजा दी। राजाराम को फांसी की सजा दी। ठीक है भाई, तो देखो राजाराम को फांसी की सजा दे दी गई। बेसिकली हम ये कहें कि भाई 2 बार विद्रोह हुआ और दोनों बार औरंगजेब के समय में हुआ। ठीक है, संगठित तरीके से हुआ। पहला विद्रोह 1669 में हुआ, दूसरा विद्रोह 1685 में हुआ, लेकिन दोनों ही विद्रोह को दबाने में औरंगजेब कामयाब हुआ। ठीक है, दोनों ही विद्रोह में विद्रोही जो लोगों के जो नेतृत्व करता थे गोकुल और राजाराम, दोनों की क्या कर दी गई? फांसी चढ़ाकर हत्या कर दी गई। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करते हैं आपसे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1707 ईस्वी में क्या हुई? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु, जब भाई औरंगजेब के समय में भी इन्होंने विद्रोह कर लिया, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तो वैसे ही शासक अच्छे नहीं थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जजाऊ का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? जजाऊ का युद्ध। आपको पता कितनी बार पढ़ाया मैंने अब तक ये जजाऊ का युद्ध? कई बार पढ़ा दिया है। किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ थे मुअज्जम और दूसरी तरफ थे कौन? आजम। ठीक है, मुअज्जम का सहयोग इस युद्ध में जाट नेता चूड़ामन ने किया। किसने किया? जाट नेता चूड़ामन ने मुअज्जम का सहयोग किया। जीते कौन? मुअज्जम ही जीते। मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर दिल्ली के शासक बने। ठीक है, तो मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम ने चूड़ामन को $2000 का मनसब प्रदान किया। ठीक है, 2000 का मनसब किसने प्रदान किया? बहादुर शाह प्रथम ने। किसको? चूड़ामन को। आगे चलकर देखो बहादुर शाह प्रथम के बाद फिर यहां एक महत्वपूर्ण शासक आए, फर्रुख शेर। एक लाइन लिख देता हूं मैं। मुगल बादशाह
फर्रुखसियर ने चूड़ामन को राव खान बहादुर खान की उपाधि प्रदान की। देखो चूड़ामन जो है ये बेसिकली इनके पुत्रों को साम्राज्य नहीं दे सके। उसके बाद इसके भतीजे शासक बने और इनके भतीजे थे राव बदन सिंह। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इनके भतीजे शासक बने। भतीजे कौन थे? राजा बदन सिंह। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगले शासक। चूड़ामन के बाद अगले जो जाट प्रमुख नेता हुए तो वो कौन हुए? जाट नेता बदन सिंह हुए। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसके बारे में? बदन सिंह के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं, राजा बदन सिंह। देखिए राजा बदन सिंह जब शासक बने तो उस समय जयपुर के शासक सवाई जय सिंह थे। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह को पता था कि भाई मराठों से सुरक्षा चाहिए, भाई इनके विद्रोह से अगर छुटकारा चाहिए तो निश्चित रूप से इनको क्या कर दिया जाए? स्वतंत्र कर दिया जाए, एक स्वतंत्र रियासत इनको दे दी जाए। ठीक है, तो मैं बात करता हूं राजा बदन सिंह। इसे 1725 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने डीग का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर, अभी भरतपुर नहीं है भाई, डीग का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1725 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने डीग का स्वतंत्र शासक राजा बदन सिंह को बनाया और इसे ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। इसको पता था कि जब भी ये अगर इसको आप स्वतंत्र नहीं करोगे तो अपनी मर्जी से हो जाएगा, विद्रोह कर देगा। ठीक है, तो ज्यादा बेटर क्यों ना इसको पहले ही विद्रोह करने से पहले ही शासक बना दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इन्होंने डीग को अपनी राजधानी बनाकर यहां जल महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, डीग जो है इसको जल महलों की नगरी, फव्वारों की नगरी बोलते हैं, फव्वारों की नगरी डीग। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये शासक हुए महाराजा बदन सिंह। महाराजा बदन सिंह के बाद अगले शासक के तौर पर हम देखते हैं महाराजा सूरजमल। अगले शासक के तौर पर किसको देखते हैं? महाराजा सूरजमल को देखते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगले शासक हैं महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल, देखो महाराजा सूरजमल की अगर मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहली बात तो इन्होंने 1733 ईस्वी में खेमकरण जाट को पराजित कर
वर्तमान भरतपुर नगर की स्थापना की। और इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं, इन्होंने 1733 ईस्वी में ही भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है भाई, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। देखो, महाराजा सूरजमल को जाटो का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसे जाटो का प्लेटो या अफलातून भी कहा जाता है। साथ में जाट साम्राज्य का स्वर्णकाल। आपसे पूछा जाए जाट साम्राज्य का स्वर्णकाल महाराजा सूरजमल का काल कहलाता है। क्लियर? ठीक है, तो महाराजा सूरजमल 1733 ईस्वी में खेमकरण जाट को पराजित करके इन्होंने भरतपुर नगर की स्थापना की और भरतपुर को अपनी राजधानी बना लिया। साथ में लोहागढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण भी इन्होंने कराया। ठीक है, 1733 ईस्वी में। इनका काल जाट साम्राज्य का स्वर्णकाल कहलाता है, इसलिए इसे जाटों का प्लेटो या अफलातून भी कहते हैं। जाटों का प्लेटो या अफलातून कहलाते हैं। इनका काल जाट साम्राज्य का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, आगे बात करता हूं महाराजा सूरजमल के बाद। देखो 1763 ईस्वी में यह है रूहेला अफगानों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद देखो आगे अगले जो शासक हैं वो बनते हैं महाराजा जवाहर सिंह। देखिए इनके समय में क्या हुआ। इन्होंने 1764 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के लाल किले के अष्टधातु के दरवाजे को भरतपुर में ला करके भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में स्थापित करवा दिया। पहली घटना अगर इसके बारे में हम देखते हैं 1764। इन्होंने 1764 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर वहां से लाए गए अष्टधातु के दरवाजों को लोहागढ़ दुर्ग में स्थापित कराया। स्थापित करवाया। पहली बात। इनके समय में 2 युद्ध और हुए। देखिए मैं याद दिलाता हूं आपको। एक युद्ध था
मावड़ा मंढोली का युद्ध, मंढोली का युद्ध 1767 ईस्वी दौसा। एक और युद्ध देखा था हमने, कामा का युद्ध, कामा का युद्ध 1768 ईस्वी भरतपुर। इन दोनों युद्धों में यह जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम से पराजित हुए। उधर सवाई माधो सिंह प्रथम जब हमने पढ़ा था उस समय भी मैंने ये लिखाया था, ठीक है। और मैं फिर एक लाइन लिख देता हूं, इन युद्धों में यह जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम से पराजित हुए, फर्स्ट से पराजित हुए। ये बात मैंने उधर भी आपको लिखा है, ठीक है। तो महाराजा जवाहर सिंह के बारे में फिर मैं बात करता हूं। 1764 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर वहां से लाए गए अष्ट धातु के दरवाजों को लोहागढ़ दुर्ग में स्थापित करा दिया। दूसरा मावड़ा मंढोली के युद्ध, कामा के युद्ध, इन दोनों युद्धों में यह जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम से क्या हुए, पराजित हुए। दो युद्ध थे, मावड़ा मंढोली का युद्ध और दूसरा था कामा का युद्ध। तो इस प्रकार से मैं बात करता हूं किसके बारे में, महाराजा जवाहर सिंह के बारे में। देखो महाराजा जवाहर सिंह के बाद फिर एक और महत्वपूर्ण शासक हम देख लेते हैं, वो शासक है महाराजा रणजीत सिंह। कौन है, महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगले शासक हैं महाराजा रणजीत सिंह। सबसे पहली बात, इन्होंने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की, अंग्रेजों से सहायक संधि की। पहली लाइन, अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली पहली रियासत ओवरऑल भरतपुर थी। 1817-18 की जो संधियां हुई उनमें सबसे पहली रियासत करौली थी। मैं डिटेल से सहायक संधियों में आपको ये बातें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें, 1803 ईस्वी में भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से क्या की, सहायक संधि। 29 सितंबर 1803, एग्जैक्ट देखते हैं तो 29 सितंबर 1803। क्लियर। दूसरी बात देखो, इनके चूंकि अभी अंग्रेजों के मित्र बन चुके हैं, अंग्रेजों के मित्र बन चुके हैं मराठों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के मित्र बन चुके हैं संधि के तहत मराठों के विरुद्ध। तो फिर यहां एक युद्ध हुआ, लसवारी का युद्ध, लसवारी का युद्ध 1803 ईस्वी, ठीक है। और लसवारी पड़ता है वर्तमान अलवर में। हुआ क्या इस युद्ध में, इस युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह के सहयोग से, रणजीत सिंह के सहयोग से अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया। तो इस युद्ध में इसने किसका सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग किया, क्योंकि भाई अंग्रेजों से मराठों के विरुद्ध क्या कर ली इन्होंने, संधि कर ली। लेकिन बहुत जल्दी ही संधि प्रस्ताव भंग हो गए, ठीक है। बहुत जल्दी मित्रता जो थी भरतपुर के शासक और अंग्रेजों के मध्य, मित्रता जो थी वो टूट गई। मित्रता टूटी तो भरतपुर के शासक ने अब अंग्रेजों का सहयोग ना करके मराठों का सहयोग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मराठों का सहयोग हुआ तो यहां एक और घटना हम पढ़ते हैं, लॉर्ड लेक का आक्रमण। लॉर्ड लेक का आक्रमण
कब हुआ? 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में। इसमें देखते हैं हम, देखो भरतपुर के शासक द्वारा जसवंतराव होलकर को शरण दिए जाने के कारण लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ दुर्ग पर असफल आक्रमण किया। आक्रमण तो किया लेकिन सफल नहीं हो सके, असफल आक्रमण किया। और तभी से लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग जो है एक कौन सी कैटेगरी में? अजय दुर्गों की कैटेगरी में शामिल है, क्योंकि इसको जीता नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हम देखते हैं किसके समय की? महाराज रणजीत सिंह के समय की। पहली घटना हमने देखी है लसवारी का युद्ध, इसमें अंग्रेजों का सहयोग किया। और दूसरी घटना जो है लॉर्ड लेक का आक्रमण हुआ भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर। क्यों हुआ? क्योंकि मराठा सरदार जसवंतराव होलकर को क्या दी गई? शरण दी गई, और उसको शरण दिए जाने के कारण आक्रमण हुआ, और उस आक्रमण में लॉर्ड लेक क्या रहे? असफल रहे। ठीक है, तो ये लॉर्ड लेक का आक्रमण 1805। नेक्स्ट में बात करता हूं अगले शासक 1817-18 ईस्वी, मतलब सहायक संधियों के समय की बात कर रहा हूं। सहायक संधि, ठीक है, देखो ये सहायक संधि अलग थी और ये सहायक संधि अलग थी। ये किस नीति के तहत थी, ये किस नीति के तहत थी, दोनों में अगला टॉपिक है हमारा सहायक संधि काल है। ठीक है, उसमें मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। इस समय शासक कौन थे? सेकंड में बात करता हूं 1857 की क्रांति के समय। क्रांति के समय शासक। और नेक्स्ट में एकीकरण के समय शासक। एकीकरण के समय शासक। तो सबसे पहले मैं देखता हूं 1817-18 की बात करता हूं सहायक संधि काल की। तो इस समय शासक थे रणधीर सिंह। रणधीर सिंह, ये ध्यान रखना भाई, ये रणजीत सिंह है, ये रणधीर सिंह है, महाराजा रणधीर सिंह। क्लियर? इधर मैं बात करता हूं सहायक संधियों के समय महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह। और इधर मैं बात करता हूं तो शासक है महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं भरतपुर का जाट राजवंश। मैंने बात की है सहायक संधियों के समय में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत जो संधियां हुई थी, उन संधियों के समय शासक महाराजा रणधीर सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय महाराजा जसवंत सिंह थे और एकीकरण के समय शासक थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। तो इस प्रकार से देखो, इस क्लास में मैंने आपसे बात की है जैसलमेर का भाटी राजवंश और भरतपुर का जाट राजवंश। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण दो राजवंश हमने देखे हैं। थैंक यू।